इक्विटी मार्केट की बात करें तो उसमें काफ़ी डाउनफॉल हो चुका है, और अगर हम आरबीआई की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट कम भी हो रहे हैं। तो उस केस के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर हम ट्रम्प के टैरिफ का जो खौफ है उसकी वजह से जो रिसेशन के संकेत मिल रहे हैं, उस केस में प्रॉपर्टी मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी 2025-2026 के अंदर, आशीष जी से डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ट्रम्प ने हर जगह हर कंट्री में टैरिफ लगा चुके हैं। चाइना पे तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लग चुका है। तो उस केस में रिसेशन के काफ़ी संकेत नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेशन जब आता है तो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर क्या प्रोविज़न है, क्या मतलब यहाँ पे क्रैश मिल देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ी सी स्टेबल रहेगी इंडिया मार्केट की बात करें तो? बिल्कुल विनय जी, 2024 में हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि प्रॉपर्टी मार्केट का क्रैश आने वाला है 2025 एंड या 26 के आसपास, और वो इंडिकेशन साफ सुथरे दिखने भी लग गए हैं। 24 में जब हर कोई कह रहा था कि प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है, लोग पीक पे उसको बाय कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फंसे महसूस कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, किस तरीके से आप अच्छी डील ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप एज ए इन्वेस्टर फंस गए हैं प्रॉपर्टी लेके, तो आपको निकलने का मौका कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो जैसे आपने बात करी विनय जी रिसेशन की, बिल्कुल जेपी मॉर्गन ने भी बोला है कि 60% चांस है ट्रम्प टैरिफ का जिस तरीके से वार्तालाप चल रही है, यूएस में बड़ा रिसेशन आ सकता है। ये जेपी मॉर्गन ने वार्न किया है। रिसेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब लॉस होंगे, जीडीपी आपकी कम हो सकती है, साथ साथ काफी और एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि -0.3 परसेंट तक यूएस की जीडीपी जा सकती है, जो कि पहले 1.3% के आसपास का अनुमान था। सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि जब जब रिसेशन आता है जॉब लॉस का खतरा बनता है, और जॉब लॉस की वजह से जिस तरह का इक्वेशन बनता है ना विनय जी, लोगों के पास ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। मार्केट में कंसर्न आ जाता है कि मैं कोई भी नया एसेट, प्रॉपर्टी छोड़ो, कोई भी एसेट, चाहे गाड़ी हो चाहे कोई बड़े लग्जरी आइटम हो, उनको भी डिले कर देते हैं। और जब इस तरह का माहौल बनता है तो लोगों को प्रॉपर्टी में, जो खासकर फ्लैट्स होते हैं, वहां पर एक बड़ा करेक्शन आते हुए देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इंडिकेशन आने शुरू हो चुके हैं। चाहे हम प्रॉपर्टी मार्केट की जितनी भी न्यूज आ रही है उसकी बात करें, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये इंडिकेशन रिसेशन का बिल्कुल प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भयानक रूप लेके आता है विनय जी। तो आशीष जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने ट्रम्प की तो बात कर ली, बट रियल एस्टेट एजेंसी की अगर हम बात करें तो उनकी क्या प्रिडिक्शन है 2025-2026 की, कि क्या हो सकता है प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर? देखो, सबसे पहले मैं एनसीआर रीजन के सबसे बड़े डेवलपर की बयान के ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। डीएलएफ चेयरमैन ने वार्न किया है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दे हैव क्लियरली वार्नड ऑल द इन्वेस्टर। उन्होंने इनफैक्ट खुल के बोला है कि आने वाले समय में उनका सेल्स कर्व फ्लैट हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, उन्होंने फ्लैट वर्ड यूज किया है, वो ये तो नहीं कहेंगे बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा, क्योंकि उन्होंने आने वाले समय में काफी ज्यादा अपना खुद का पोर्टफोलियो सेल करना है रियल एस्टेट का, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। पर इंडिकेशन दिया है कि इन्वेस्टर प्रॉपर्टी मार्केट से दूर रहें, वो चाहते हैं कि एंड यूजर उनकी प्रॉपर्टी बाय करें। क्या इंडिकेट करता है आप खुद समझ सकते हैं कि जब डीएलएफ चेयरमैन खुद बोल रहे हैं कि आने वाले समय में सेल्स कर्व उनकी फ्लैट हो सकती है। साथ साथ प्रोप टाइगर की रिपोर्ट आई है, जनवरी से मार्च तक के जो सेल्स के फिगर आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। 19% टॉप 8 सिटीज की बात करें, हर सिटी की बात करेंगे, कहां कहां पर कितना सेल में गिरावट देखने को मिली है। और फिर इंडिकेशन भी आ रहे हैं बाकी डेवलपर से भी। तो हाउसिंग सेल 19% डाउन हुई है टॉप 8 सिटीज में। 2 सिटी ऐसी हैं जहां पर थोड़ा बढ़ के आया है सेल्स, पर वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रफ्तार से बढ़ा हो, माइन्यूट सा बढ़ा है। तो अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो वहां पर 17% की गिरावट देखने को मिली है जनवरी मार्च के आसपास की। वहीं अगर हम बेंगलोर और चेन्नई की बात करें, सिर्फ ये 2 ही सिटी ऐसी हैं जहां पर थोड़ा सा सेल बढ़ के आई है। मतलब कि अगर मैं बोलूं 10% के आसपास बेंगलोर में बढ़ के आई है, और चेन्नई की अगर हम बात करें कोई 5-6% के आसपास बढ़ के आई है। बाकी अहमदाबाद की हमने बात करी, एनसीआर रीजन में भी 16% की गिरावट देखने को मिली है नए सेल की। और ये तो मैं कह रहा हूं शुरुआत है, पहला क्वार्टर था जनवरी मार्च का, क्योंकि हम 2024 के पीक में जो इन्वेस्टर चूक गए थे, कह रहे थे कि प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जा रही है, हमें बाय करना है, और मार्च का महीना वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी लोग
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को एडजस्ट करने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने पहले जो प्रॉपर्टी बेची होती है किसी भी रूप में, उसको एडजस्ट करने के लिए भी नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो यह स्वाभाविक था कि थोड़ा बहुत आपकी अच्छी सेल फिगर भी आई है। अच्छी तो मैं नहीं बोलूंगा, 16% एक इंडिकेशन है, आने वाले समय में तो और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हैदराबाद में 26% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। मुंबई की बात करें तो वहां पर भी 26% के आसपास, और पुणे में 24% की गिरावट देखने को मिली है जनवरी मार्च क्वार्टर में। तो ये रियल एस्टेट फर्म्स की अगर हम बात करें, उनकी बयानबाजी और उनके फिगर सामने आ रहे हैं। इंडिकेशन साफ है, आने वाले समय में बायर मार्केट सामने आने वाली है। तो आपको कॉशियस अप्रोच लगानी चाहिए। अगर आप एंड यूजर हैं तो सोच समझ के आपको अपना घर खरीदना चाहिए, अच्छी डील मिल सकती है। और वहीं इन्वेस्टर हैं तो अभी मुझे लगता है कि आपको रुकना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए विनय जी। तो आशीष जी, यहाँ पे चौंकाने वाली खबर ये है कि 20 से 25% थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, बट क्या यहाँ पे बड़ा क्रैश आ सकता है? देखो विनय जी, अगर मैं बात करूं रिसेशन की जो बातें हो रही हैं, बड़ा क्रैश कुछ सेक्टर में तो जरूर आएगा। आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, वहां पर इंडिकेशन आने लग गए हैं। 8500 एम्प्लॉइज का ले ऑफ हुआ है। अगर हम ओला की बात करें, एचपी की बात करें, या बाकी कंपनीज, कुछ कंपनीज की बात करें, तो ये मार्च 2025 का ले ऑफ है। हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय का ले ऑफ हुआ, और आने वाले समय में अगर रिसेशन आता है तो आईटी सेक्टर जो कि प्रॉपर्टी मार्केट को ऊपर लेके जाता है, क्योंकि देखो किसी को एंड यूज के लिए फ्लैट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उनकी ईएमआई कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। वो कैपेबिलिटी आईटी इंडस्ट्री आती है। और आईटी इंडस्ट्री यूएस के साथ जिस तरह की वार्तालाप चल रही है, अगर आईटी इंडस्ट्री में कंसर्न आते हैं तो बिल्कुल एंड यूजर मिलना मुश्किल होगा, जो कि एक सेंटिमेंट क्रिएट करेगा प्रॉपर्टी प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। तो आशीष जी, अब यहाँ पे मैं जाते जाते पूछना चाहूँगा कि अगर मुझे एंड यूज़ के लिए प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा, इन्वेस्टर्स जैसे हैं जो कि नॉर्मली क्या करते हैं कि जब प्री लॉन्च में ले लेते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए लेते हैं और सेल कर देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो विनय जी, एक और इंडिकेशन दिख रहा है। जब जब मैंने 2024 में इनफैक्ट बोल दिया था ये वाली बात, कि जब जब रियल एस्टेट फर्म्स 1090, 2080, 30, 40, 30 का प्लान लेके आती हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट अभी तो बिक जाए, फिर बाद में देखेंगे। सस्ते दामों पे इन्वेस्टर को बेचना होगा तो बेच लेंगे। ये डेंजरस प्लान मैं उनको बोलता हूं। सबसे बढ़िया रहता है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। पर जब जब ये आने शुरू होते हैं 2080, 30, 40, 30 या 1090 के प्लान, ये इंडिकेट करते हैं कि रियल एस्टेट फर्म तो जानती है कि अभी तो अपना माल बेच दो, आने वाले समय में शायद उनका माल ना बिके, इसलिए अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेके आती है। और इसी पेमेंट प्लान के चक्कर में काफी इन्वेस्टर फंस चुके होंगे। जो निकल गए हैं उनके लिए तो कांग्रेचुलेशन है, वो एक पीक लेवल पे निकल चुके हैं। पर जो लोग फंस गए हैं उनको भी ध्यान रखना है कि क्या निकलना है। सबसे पहले, अगर आप इन्वेस्टर हैं और प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो बड़ी डिमांड आएगी उसकी वेट ना करें। उससे पहले ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए बायर ढूंढना शुरू कर लें। जुलाई से अक्टूबर के आसपास मुझे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा लोग जब छुट्टियों से वापस आते हैं तो सोचते हैं कि चलो कुछ पैसा हम अपना एंड यूज के लिए घर खरीदें। लोगों के एडमिशन हो जाते हैं, स्कूल्स के डिसाइड कर लेते हैं एटलीस्ट, फिर सोचते हैं कि जहां हमने अपना स्कूल के आसपास का जो घर है उसको हमें ले लेना चाहिए। तो देख लें कि किस लोकेलिटी में आपने घर लिया है। पर ये एक पीरियड रहता है जिसमें आप अपने को एग्जिट कर सकते हैं, और ये पीरियड 2025 के जुलाई से अक्टूबर है, क्योंकि 26 में थोड़ा डेंजरस होगा आपके लिए बाहर निकलना, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा आएगी, स्पेशली फॉर द जो आपने प्री लॉन्च की बात करी। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, तो दूर रहें रियल एस्टेट से, क्योंकि वहां पर अगर आप 5 से 6 साल होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और आपके पास दमखम है पूरा पैसा देने का, तभी आप डिस्ट्रेस डील को बाय करना। और माइवन कंस्ट्रक्शन या न्यू फ्लोर, कुछ लोग फ्लोर्स भी बाय करते हैं, कुछ लोग फ्लैट्स बाय करते हैं, तो उसी की तरफ अपना ध्यान रखना। तो ये देखने वाली बात है कि नए इन्वेस्टर को माइवन कंस्ट्रक्शन या न्यू फ्लोर्स पे ध्यान देना, और डिस्ट्रेस डील के लिए भी तभी लेना है जब उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो 5 से 6 साल की। ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट को अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए प्रॉपर्टी मार्केट से। एंड यूजर के लिए आने वाला समय अच्छा रह सकता है। जिन लोगों को एंड यूज के लिए घर लेना है, मुझे लगता है 2025 के एंड या मिड 26 तक उनके लिए सुनहरा अवसर होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? फ्लैट्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो, प्लॉट डिफरेंट होगा, जमीन डिफरेंट होगी,
इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। फ्लैट के लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो मैंने प्लान की बात कही 20-80, 30-40-30 की बात करी थी, जैसे ही सुपर स्ट्रक्चर रेडी होगा, लोगों जो इन्वेस्टर्स थे उनके पास तो उन्होंने तो सोचा था कि मैं आज 20% देता हूं, 30% देता हूं, बाद में निकल जाऊंगा। जो लोग नहीं निकल पाएंगे, जिनके पास 40% के लिए इंस्टॉलमेंट आएगी, उनके पास पैसे देने के लिए नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने 5-5, 6-6 फ्लैट्स बुक करा लिए हैं। तो उस समय वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, करंट प्राइस से भी थोड़े सस्ता सेल करने की बात करें। वो कहेंगे एक फ्लैट में तो मेरा प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं पैसा नहीं देना चाहता, थोड़ा बहुत लॉस होता है तो भी मैं निकल जाता हूं। ऐसा 2012 से 20 के बीच में भी हुआ था और 2016 के आसपास जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी। पर जो लोग 2013 में प्रॉपर्टी में फंसे थे, वैसी ही सिचुएशन 2026 के आसपास आने वाली है। तो उसका फायदा एंड यूजर को हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है, आराम से अच्छी प्रॉपर्टी बाय करें, अच्छी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी बाय करें, एक्सप्लोर करते रहें। कोई अगर आपको बोलता है अगर आपने आज नहीं ली तो ये आपके हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन्वेंट्री आने वाली है तो सोच समझ के एंड यूजर मार्केट आएगी, बायर मार्केट जिसको बोलते हैं। आप अपने टर्म्स पे, अपने क्लोज के बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको 20 से 25% न्यू इन्वेंट्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में फ्लैट्स की अगर हम बात करें, 10 से 12% के आसपास वहां पर भी सस्ता होते हुए देखने को मिल सकता है। प्लॉट्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। मुझे लगता है कि प्लॉट में क्योंकि कैश कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है और लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी प्लॉट में ज्यादा होती है, तो प्लॉट में एक स्टेबिलिटी रहेगी। तो प्लॉट के लिए भी मैं बोलूंगा कोई खरीदने की जल्दबाजी नहीं है। यहां पर अपने पैसे को सिक्योर करें, कहीं भी किसी भी एसेट में डालें, एफडी में डालें, और जब 2026 में आप उसको बाय करने जाएंगे, सेम रेट पे आपको मिलेगा, आपके टर्म्स में मिलेगा, तो क्यों ना आप बाद में बाय करें, या अभी भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अपने टर्म्स पे अच्छे से नेगोशिएट करें। हालांकि प्लॉट में कोई बड़ी गिरावट की मुझे उम्मीद नहीं है, फ्लैट्स में है उम्मीद मुझे। बाकी अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो मुझे लगता है 2025 और 26 का साल एग्रीकल्चर लैंड का हो सकता है। एग्रीकल्चर लैंड में काफी लोगों की रुचि बढ़ी है और वहां पर मुझे गिरावट की उम्मीद नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ज्यादा करेक्शन, रेडी टू मूव करेक्शन, मीडियम करेक्शन, प्लॉट्स में ना के बार बार करेक्शन, और एग्रीकल्चर लैंड में हो सकता है थोड़ा एप्रिसिएशन भी देखने को मिले। ऐसा मैं 2025 के एंड में और 26 के आसपास देखता हूं। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।